नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल यूपी के संभल पर है। क्या 2027 के टेंशन में यूपी में संभल मंथन हो रहा है, या संभल योगी राज में कानून के राज की तस्वीर बन चुका है? यह सवाल अब इसलिए है क्योंकि संभल में पिछले 15 दिन से लगातार बुलडोजर पखवाड़ा चल रहा है। 30 दिसंबर से शुरू हुई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार चल रही है और अब संभल के वाजिदपुर सराय इलाके के 40 से 45 घरों की तीसरे चरण में मापी कराई गई है। आरोप है कि ये सारे मकान 5 बीघा तालाब की जमीन पर बने थे। इस पैमाइश के बाद बनी रिपोर्ट के आधार पर फिर से घरों को ढहाने की कार्रवाई होगी। इससे पहले संभल में 10 महीने के अंदर 1067 अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं। संभल में 16 मस्जिदें, 12 मजारे, 7 कब्रिस्तान, 2 मदरसे ढहाए जा चुके हैं जो सरकारी जमीन पर बनाए गए थे। यह सिलसिला अभी भी जारी रहेगा क्योंकि अतिक्रमण के 495 मामले दर्ज किए गए हैं। अभी तो 250 का निपटारा होना बाकी है। मतलब संभल में बुलडोजर का खौफ अभी तैरता रहेगा क्योंकि संभल वालों ने एक बहकावे में आकर खुद इस बुलडोजर को बुलावा भेजा है। कम से कम सरकार की कार्रवाई तो यही कहती है। 24 नवंबर 2024 को संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा की अदालती जांच की कार्रवाई अब आगे बढ़ चुकी है। एडीजे की अदालत में कल खुद संभल के एसपी बतौर गवाह पीड़ित बयान दर्ज कराने पहुंचे तो आरोपियों के 5 वकीलों ने उन्हें 100 से ज्यादा सवाल पूछे। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई से दंगे की दिन का एक एक ब्यौरा पूछा गया। अब एसपी के बयान के बाद मुकदमे की कार्रवाई आगे बढ़ने वाली है, जबकि जामा मस्जिद और हरिहरनाथ मंदिर विवाद की सुनवाई 24 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में होगी। जिस उत्तर प्रदेश में कभी छांगुर का धर्मांतरण रैकेट, कभी डॉक्टर शाहीन की आतंकी साजिश, कभी केजीएमयू के डॉक्टर का लव जिहाद, तो कभी संभल का अतिक्रमण चर्चा में रहता है, उस यूपी के सिंचाई विभाग ने दिल्ली के ओखला तक में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर दी है। अतिक्रमण करके बनाए गए 300 से ज्यादा मकान सील कर दिए गए, बिजली पानी के कनेक्शन काट दिए गए। लेकिन सवाल यही है कि क्या यूपी में सख्त कानून व्यवस्था सिर्फ चुनिंदा मामलों में नजर आ रही है, जैसा कि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है? क्या यूपी का संभल मंथन 2027 की सियासत का टशन है या टेंशन हो रहा है? जैसे भी है, इन सारे सवालों पर हम दंगल में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। 30 दिसंबर को जामा मस्जिद के पास कब्रिस्तान में अतिक्रमण हटा। 31 दिसंबर को हाईवे किनारे तालाब की जमीन से अतिक्रमण हटा। 2 जनवरी को 4 बीघा तालाब की जमीन पर बुलडोजर चला। 3 जनवरी को मदीना मस्जिद का अतिक्रमण हटा। 4 जनवरी को अवैध मस्जिद मदरसा हटाया गया। 5 जनवरी को बिजली चोरी का क्रैकडाउन हुआ। 6 जनवरी को गौसुलबाड़ा मस्जिद के मुतवल्ली के घर पर बुलडोजर चला। 8 जनवरी को तालाब की जमीन की पैमाइश। 10 जनवरी को शमशान की जमीन पर लगी फसल का अतिक्रमण हटा। 11 जनवरी को संभल में अवैध साप्ताहिक बाजार बंद कराए गए। 12 जनवरी को ग्राम समाज की जमीन से अतिक्रमण हटा। और अब 13 जनवरी को संभल के 40 से 45 मकानों के ऊपर मापी वाले फीते गिरने लगे हैं। पैमाइश के काम को करने के लिए 22 लेखपाल, 2 कानूनगो और इसी के साथ नायब तहसीलदार दीपक जुरैल के साथ जो पुलिस फोर्स की जो पूरी टीम है वो मौके पर पहुंची। और आप यहाँ देख सकते हैं जो 5 बीघा तालाब पर बने हुए जो ये पूरे मकान हैं उनकी यहाँ पर जो पैमाइश की जाएगी, जबकि यहाँ पर 3320 वर्ग मीटर ये पूरा जो है इस पूरे गाटा संख्या का जो रकबा है और इसी की पैमाइश के लिए आप यहाँ देखेंगे। देखिए जो पूरी टीम है वो मौके पर इस वक्त आपको मौजूद नजर आएगी। ये 40 से ज़्यादा वो पूरे मकान है जो कि यहाँ पर 5 बीघा तालाब के रकबे पर यहाँ पर जो है वो मकान जो सर यहाँ बने हुए हैं सर, जिनकी सर रिपोर्ट जो सर अभी एग्जैक्ट फिगर देना तो मुश्किल है, लगभग 40 मकान तो हैं। आज मापी हो रही है तो कल अतिक्रमण का बुलडोजर भी चलेगा और इस बुलडोजर को बुलावा इसी संभल ने साल भर पहले दिया था, जिसके चश्मदीद पीड़ित खुद एसबी के बिश्नोई रहे।
24 नवंबर को जब संभल जल रहा था, पुलिस वालों पर मकानों के ऊपर से ईंट पत्थर गोलियां चल रही थी, तब संभल के एसपी बिश्नोई खुद मौके पर मौजूद थे। जलती हुई आग, बरसते पत्थर और गूंजती गोलियों के बीच एसपी बिश्नोई ने जो संभल में देखा था, वो सारी कहानी अब अदालत में सुना डाली। 12 जनवरी को संभल के एसपी के बिश्नोई ने बतौर गवाह एडीजे कोर्ट में जो बयान दर्ज कराया, उसमें 6 घंटे तक अदालत में आरोपियों के 5 वकील जकी अनवर, आफ्ताब हुसैन, कमर हुसैन, जमाल पाशा और मसूद अली फारूकी ने एसपी बिश्नोई से धुआंधार 100 से ज्यादा सवाल पूछे। एसपी बिश्नोई से पूछा गया कि 19 नवंबर को मस्जिद में सर्वे करने की जल्दबाजी क्यों की, 24 नवंबर को सर्वे का आदेश किसने दिया था, हिंदूपुरा खेड़ा में बवाल की सूचना कब और कहां से मिली थी, घटना के समय मौके पर कितनी तादाद में भीड़ थी, भीड़ कितनी देर पहले से इकट्ठा हो रही थी, हमलावर भीड़ किस रास्ते से आई थी, हिंदूपुरा खेड़ा में जो आपके ऊपर गोली चली वो किस तरफ से कितनी दूर से चली, पैर में गोली किस जगह पर लगी और कहां मेडिकल जांच हुई, पैर में गोली लगने की बात 2 दिन बाद क्यों बताई। ऐसे तमाम सवालों का जवाब बतौर गवाह एसपी बिश्नोई ने अदालत में दर्ज कराया है। जिस हमले में एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई, सीओ अनुज चौधरी, डिप्टी कलेक्टर सहित 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, उस सिलसिले में 24 नवंबर 2024 को ही एसपी के पीआरओ संजीव कुमार की तहरीर पर नखासा थाने में बीएनएस की धारा 191(2), 191(3), 190, 109(1), 121(1), 132, 223 और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1932 की धारा 7 के तहत 40 नामजद समेत 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसमें 25 से अधिक आरोपी गिरफ्तार भी हो चुके थे। दरअसल संभल में ये सारी कहानी मस्जिद मंदिर विवाद से शुरू हुई थी, जिसमें जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया। अदालत से सर्वे का आदेश हुआ तो सर्वे के विरोध में दंगा हो गया, फिर पुलिस की कार्रवाई हुई, दंगाइयों की पहचान की जाने लगी, 159 आरोपी पहचाने गए, 134 गिरफ्तार भी हुए। हालात फिर न बिगड़े, इसलिए पुलिस की चौकियां बनाई गई। उधर पूरे संभल में तीर्थों की खोज खुदाई अभियान शुरू हो गया और अब रोज रोज का बुलडोजर शांति व्यवस्था का विधान बन चुका है। मस्जिद मंदिर से पैदा हुए विवाद के बाद संभल अब कानून व्यवस्था कायम करने के बुलडोजर ब्रांड शासन की मिसाल बन चुका है, जो आए दिन उत्तर प्रदेश की सुर्खियों में रहता है। हालत यह है कि अगस्त 2025 तक संभल में 68.94 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई गई है। इसमें चकमार्ग, बंजर, तालाब, सड़क, ग्राम सभा की जमीनें हैं। ये कार्रवाइयां राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के तहत हो रही है, जिसमें 495 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 243 मामलों के निस्तारण में 1067 अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं। इस विशेष अभियान में 16 मस्जिदें, 12 मज़ारें, 7 कब्रिस्तान और 2 मदरसों के कब्जे से कुल 2.623 हेक्टेयर भूमि मुक्त कराई गई, जबकि 250 से ज्यादा अतिक्रमण के मामलों का निपटारा भी बाकी है। उनके निस्तारण तक संभल में बुलडोजर की गर्जना सुनाई पड़ती रहेगी। अभिनव माथुर, संभल, आज तक। वैसे अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई उत्तर प्रदेश में बाकी जिलों में भी चल रही है, लेकिन जिस तरीके से लगातार अगस्त 2025 में संभल निशाने पर है और इसी के वजह से संभल चर्चा में भी है, तो क्या जानबूझकर या टारगेटेड कार्रवाई, जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है, या सचमुच में एक उदाहरण पेश करना चाहती है उत्तर प्रदेश की सरकार? इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रेम शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस की तरफ से इस चर्चा में अपनी भूमिका रखेंगे। अमित जमई, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इस चर्चा में शामिल होंगे। आशुतोष, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और उसके साथ साथ प्रोफेसर संगीत रागी भी अपनी भूमिका रखेंगे। जानने की यह भी कोशिश हमारी रहेगी कि क्या ये एक तरीके से सेमीफाइनल की तरह उसको देखा जाए। ये तैयारी है 2027 के विधानसभा चुनाव की, और उससे पहले संभल एक नए अयोध्या के रूप में उत्तर प्रदेश में पेश किया जाएगा। तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 सवाल मैं इस पैनल के सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि आज भी वहां पर कार्रवाई जारी है और सुप्रीम कोर्ट के भीतर जो ओरिजिनल मामला शुरू हुआ था, जिसके बाद यह कार्रवाई आगे बढ़ रही है, उसकी सुनवाई दरअसल आज होनी थी, लेकिन अब वो 24 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के भीतर होगी कि क्या जो सर्वे किया गया था वो सही किया गया था कि नहीं किया गया था। जो आदेश था उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। पहला सवाल, क्या यूपी में बुलडोजर कार्रवाई दूसरों जिलों के मुकाबले, बाकी जिलों में भी मैंने जैसे कहा कि हो रही है, लेकिन संभल में सबसे ज्यादा हो रही है, और इसीलिए सवाल उठता है कि क्या संभल को एक उदाहरण के तौर पर पेश किया जा रहा है या तैयार किया जा रहा है। दूसरा सवाल, क्या अतिक्रमण के खिलाफ अभियान में धार्मिक भेदभाव का सवाल उठता रहा है, क्योंकि अभी हमने दिखाया कि संभल के भीतर ही
16 मस्जिद, 12 मजारे, 7 कब्रिस्तान और 2 मदरसे। मानो अतिक्रमण सिर्फ एक ही इलाके में हो रहा है, बाकी सब जगह पूरी तरीके से वैध है। तो क्या जो समाजवादी पार्टी बार बार आरोप लगा रही है कि धार्मिक भेदभाव, उस पर भी सवाल उठना लाजमी है। तीसरा सवाल, क्या संभल को सियासत की प्रयोगशाला बनाने का विपक्ष का आरोप जायज है? यह भी हमारा तीसरा सवाल रहेगा। प्रेम शुक्ला जी, सबसे पहला सवाल यही है, एक बार फिर, जब भी संभल के भीतर बुलडोजर दिखाई देता है, आज भी 40 से 45 मकानों को ढाया गया, कहा गया कि किसी तालाब पर वो मकान बनाए गए थे, और 15 दिन से लगातार वहां पर कार्रवाई चल रही है। जब भी संभल में बुलडोजर दिखता है, सवाल उठता है कि क्या टारगेटेड कार्रवाई वहां पर हो रही है? प्रेम शुक्ला जी। देखिए, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जो है तो वैधानिक कार्रवाई है, और उस वैधानिक कार्रवाई पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर वैधानिक कार्रवाई नहीं होती तो जिन किसी का अतिक्रमण हटाया जा रहा है, अगर वो अतिक्रमण न होकर वैध निर्माण होते तो वैध निर्माण के लिए अदालतें जाते और उनको वहां से स्थगनादेश प्राप्त हो जाता। क्योंकि हर कोई जानता है कि बड़े पैमाने पर अतिक्रमण की कार्रवाई हुई थी और उस अतिक्रमण की कार्रवाई के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, तो मुझे लगता है हर किसी ने कानून के साथ जो है सहयोग करना चाहिए। और संभल में कानून के साथ सहयोग चल रहा है, तो इस पर किसी को आपत्ति होने का कोई कारण ही नहीं है। अगर जो है अवैध अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, अभी जैसे आज मापी की कार्रवाई हुई कि तालाब की 5 एकड़ की तालाब नापी की कार्रवाई हुई, आज बुलडोजर नहीं दिखा, 40 से अधिक मकान बन गए। तो मापी, हाँ, आज मापी की कार्रवाई हुई। तो अब मापी की कार्रवाई का विरोध वहां की स्थानीय जनता कर रही है क्या? नहीं कर रही है, क्योंकि उसको भी पता है कि वो जहां पर निर्माण किया गया है वो तालाब की भूमि थी, वो निर्माण अवैध है और उसके खिलाफ कार्रवाई कानूनी है, और कानूनी कार्रवाई जो है उसका विरोध नहीं किया जा सकता। अमित जमई, क्यों आपको लगता है कि टारगेटेड कार्रवाई है? संभल को उदाहरण बनाने की कोशिश की जा रही है, संभल को देख देख कर 15 दिन से लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है, क्यों आपको ऐसा लगता है? साहिल भाई, मैं आपको बताऊं, बुलडोजर न्याय पर मैं थोड़ा चाहता हूं कि चर्चा थोड़ा सा इसको हम लोग ब्रॉड कर दें। पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश पूरा बदनाम हुआ है बुलडोजर न्याय के मामले में। हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने लिखित अपने दस्तावेजों में कितनी नोटिसेज उत्तर प्रदेश को जारी करी हैं और कहा है कि आप मनमाने सरकार है, आप इलीगल तरीके से डेमोलिशन कर रहे हैं, आप इनह्यूमैन, उत्तर प्रदेश की सरकार को कहा कि इनह्यूमैन है, क्योंकि बुलडोजर में दिमाग तो होता नहीं है साहिल भाई, इसलिए बुलडोजर कहीं भी जाता है। तो ये तो पूरा मामला है 21, 22, 23, 24, 25। इस पूरे मामले में आपको मालूम है कि इलाहाबाद के एक मामले में 10-10 लाख रुपया प्रति परिवार उत्तर प्रदेश की सरकार को कंपनसेशन देना पड़ा। 20 लाख रुपए का मामला तो रायबरेली का है 2025 में। आपको जो राजस्व अधिकारी हैं उनके ऊपर केस ठोका है हाई कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट से गंभीर नोटिस जारी हो रही है। तो उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर न्याय है इजराइल मॉडल का, ये जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों पे चल रहा है, मुसलमानों पे चल रहा है, दलितों पे चल रहा है, पिछड़े समाज पे चल रहा है। हमारा लखनऊ 90% जो है अनऑथराइज्ड है। आप रीजन क्या लगाते हो? मैं आपको वहां पर जाने से पहले थोड़ा सा एक करेक्शन आपको कर दूं कि आपने जिन कार्रवाइयों की बात की, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया था, बात आपकी सही है, और वो उन कार्रवाइयों पर इंटरवेंशन किया था जहां पर बिना किसी नोटिस के बुलडोजर चलाया गया, और खास करके उन कार्रवाइयों पर जहां पर कोई गुनहगार पकड़ा गया है और उसके घर पर कार्रवाई करने के लिए वहां का नगर निगम पहुंच गया था, बिना किसी सबूत के, बिना किसी नोटिस के, बिना वक्त दिए जब कार्रवाई की गई तब उन पर कार्रवाई की गई थी। जो संभल के भीतर चल रहा है और जिसको लेकर आप सवाल यहां पर उठा रहे हैं, उन्हें बाकायदा नोटिस दी गई है, बाकायदा उनको यह दिखाया गया है कि आप सरकारी जमीन पर बना रहे हैं, उसके बावजूद आपको ऐसा क्यों लगता है कि यह टारगेटेड कार्रवाई है? मेरा सवाल यहां पर है, और उसके बाद सुनील राजपूत के पास चलूंगा। बताइए। हमारा ये कहना है कि यूनिफॉर्म लॉ को यूनिफॉर्म बनाते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में आप एक कैंपेन चलाइए और कहिए कि जहां पे तालाब है, जहां पे ग्राम पंचायत की जमीनें हैं, मंदिर हो, सड़क पे मंदिर हो, सड़क पे मस्जिद हो, कोई भी ऐसी चीज है, हम सीधे बुलडोज करेंगे। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में 2 मॉडल है बुलडोज के। एक तो जो संभल में चल रहा है, आपके टेलीविजन में पिछले 1 महीने से मैं सिर्फ मुसलमानों की मस्जिदें देख रहा हूँ, मुसलमानों की इबादतगाहें देख रहा हूँ, और एक उत्तर प्रदेश में जो हमारे यहाँ क्योटो था, क्योटो की तर्ज पे वाराणसी को बनाया जा रहा था।
भाई क्योटो वाराणसी का जो तर्ज था वो ये था कि हमारी जो धार्मिक नगरी है वाराणसी, वहां की जो प्राचीन धरोहर इमारतें हैं उसको रिस्टोर करने का काम इंडो जापान कोलैबोरेशन में किया जाएगा। लेकिन जितने भी पुरातन वहां के धरोहर थे, मंदिरें थी, नरेंद्र मोदी जहां के लोकसभा का सांसद है हमारे प्रधानमंत्री जी, वहां पे हर दिन मंदिरें शहीद की जा रही है, मंदिरें जमीन में धराशायी की जा रही है। अगर ये हमारी ये भी सरकार होती उत्तर प्रदेश में नहीं तो अमित जमी जी, तो ये क्लैरिटी मैं आपसे लेना चाहता हूं प्रेम शुक्ला जी से जवाब लेने से पहले कि क्या इसका मतलब ये निकाला जाए, क्योंकि आपने बनारस का मुद्दा उठाया हुआ है, तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि ये कार्रवाई सिर्फ मस्जिदों पर नहीं चल रही है, तो बनारस के भीतर मंदिरों पर भी ये कार्रवाई की गई थी, तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए? फिर मिक्स नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्लैरिटी लेना चाहता हूं, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी जवाब देंगे इसका। जी नहीं, बुलडोजर की जो दोनों कार्रवाइयां हैं, जो औरंगजेब आज का उत्तर प्रदेश का है, जो वाराणसी में हमारी मंदिरों को ढा रहा है, हम इसकी मुखालफत करते हैं। और जो भी ये कार्रवाई हमारे प्राचीन धरोहरों को, मंदिरों को तोड़ने की हो रही है, जैसे अयोध्या जी में तोड़ा गया, हम इसकी मुखालफत करते हैं। और रही बात संभल की, मुसलमान आपको क्यों नजर आते हैं संभल में? ब्राह्मणों का 3 साल में 300 इनकाउंटर किलिंग उत्तर प्रदेश में हुआ है। प्रेम शुक्ला जी बोल देंगे ना तो उत्तर प्रदेश में इनका टारगेटेड कार्रवाई, प्रेम शुक्ला जी जवाब। टारगेटेड कार्रवाई जी देखिए समाजवादी पार्टी को जाति और मजहब की राजनीति करनी है। किसी का भी एनकाउंटर जो है अपराधी होगा उसी का एनकाउंटर संभव है, किसी निर्दोष का एनकाउंटर संभव नहीं है। और उसमें भी जब एनकाउंटर तब होता है जब अपराधी की तरफ से पहले गोली चलती है, पहले अपराधी की तरफ से गोली चलती है, अपराधी की तरफ से पहले गोली चलती है। नहीं, ब्राह्मण लिट्टी चोखा की ब्रह्म भोज कर सकता है और ब्रह्म भोज में ब्रह्म भोज कर सकता है, ब्रह्म भोज कर सकता है, उसको लिट्टी चोखा खाने की क्या जरूरत है? ब्राह्मण ब्रह्म भोज करता है, ब्राह्मण ब्रह्म भोज करता है, उसको लिट्टी चोखा खाने की क्या जरूरत है? ब्रह्म भोज कर सकता है, ब्राह्मण ब्रह्म भोज कर सकता है। मैं हर साल ब्रह्म भोज करता हूँ, मेरा कल भी मैंने ब्रह्म भोज आयोजित किया है। आपकी इच्छा हो तो आ जाइएगा। मैंने कल मुंबई में ब्रह्म भोज आयोजित किया है, आपकी इच्छा हो तो आ जाइएगा। और उस ब्रह्म भोज में हम सारी जातियों को निमंत्रित करते हैं, सारे धर्म के लोगों को निमंत्रित करते हैं। चलिए किसी विधायक को दबकर चलिए अमित जमाई जी जब इफ्तार पार्टी रखेंगे, प्रेम शुक्ला जी आप उस पार्टी में जाइएगा और ब्रह्मभोज के लिए अमित जमाई जी आप भी जाइएगा, लेकिन पहले सवालों का जवाब दे दीजिएगा। इस बात का जवाब तो जरूर दीजिएगा कि क्या टारगेटेड कार्रवाई चल रही है। प्रेम शुक्ला जी जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद सुनील राजपूत के पास चलूंगा। चलिए। हाँ, साहिल जी, रोजा रखने वाले को इफ्तार करने जाना चाहिए, जो रोजा नहीं रखता और इफ्तार करने जाता है वो पाखंडी है। तो मुझे जो है रोजा भी न रखे इफ्तार करने जाने की आवश्यकता नहीं है। एक बात, दूसरी बात जो है, चलिए मुद्दा वो नहीं है, अभी मुद्दे पर आएंगे। ब्रह्मभोज में जो है कोई भी आ सकता है, ब्रह्मभोज में कोई भी निमंत्रित होता है, उसके लिए रोजेदार होना। चलिए ये मुद्दा नहीं है हमारा, ये मुद्दा नहीं है। चलिए ब्रह्मभोज में जो है आ सकते हैं, कोई चिंता नहीं है। नहीं, अब इन्होंने उठाया इसलिए उसका उत्तर दे रहा हूं। अवैध अतिक्रमणों को ढाया जाना अब कहां से प्रारंभ किया जाए, ये इसकी कोई सीरियलाइजेशन नहीं की जा सकती कि श्रृंखला होगी कि लखनऊ पहले होगा, संभल पहले होगा, प्रयागराज पहले होगा, काशी पहले होगी। जहां अवैध अतिक्रमण दिखाई देता है, जहां का प्रशासन इस भी बात पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने में समर्थ है, उसके पास व्यवस्था है, वो अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। अब वो अगर वैध अतिक्रमण किसी का निर्माण है, उस वैध निर्माण पर कोई कार्रवाई होती है तो स्वाभाविक तौर पर न्यायालय भी उस पर ध्यान देता है और वैध कार्रवाई पर, किसी प्रकार की कार्रवाई करने पर, वैध निर्माण पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई गलत तरीके से करने पर जो उससे संबंधित अधिकारी होते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। यही अमित जमाई बता रहे हैं। तो अमित जमाई जी अगर कोई वैध निर्माण, लेकिन कार्रवाई में मस्जिद, मज़ारे, कब्रिस्तान और मदरसे ही क्यों दिखते हैं? अवैध निर्माण की कार्रवाई हम नंबर्स यहां पर चला रहे, नहीं कोई बात नहीं, हम यहां पर वो भी चीजें चला रहे हैं, लेकिन हमेशा ये क्यों दिखता है जिसका जिक्र किया जा रहा है? 15 दिन से सिर्फ हम देख रहे हैं कि मस्जिद ढहाई जा रही है या मदरसे ढहाए जा रहे हैं, और 2-3 मस्जिदें या मदरसे तो खुद ही गिरा दिए, खुद ही मान लिया कि भाई वहां पर अतिक्रमण हुआ है। इतना निश्चित है कि अवैध था। अब साहिल जी, अगर आपके पास, आज तक की टीम के पास, समाजवादी पार्टी के पास या किसी अन्य के पास संभल के
अवैध मंदिरों की सूची हो, अवैध मठों की सूची हो, तो वो भी कृपया ले आए ना, प्रशासन के ध्यान में ले आए। सब बिल्कुल लेके आएंगे। मंदिर है, इस पर आप और हमारे पास रखने की, उस पर भी कार्रवाई प्रेम शुक्ला जी मैं आपको जानकारी दे दूं, प्रेम शुक्ला जी मैं आपको जानकारी दे दूं, हमें अलग से लिस्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने खुद ही 2009 में 40,000 अवैध धार्मिक निर्माणों की सूची बना के रखी हुई है। हमें अलग से लिस्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो उस पर भी 40,000 धार्मिक निर्माणों की लिस्ट तैयार है आपके पास, भी कार्रवाई होनी है। हाँ, तो कार्रवाई प्रलंबित है ना, यानी होनी है। सूची बनाने का तो यही मतलब है ना। और उसमें भी 500 से ज्यादा केस सिर्फ संभल के भीतर है कि ऐसे स्थानों पर भी कार्रवाई संभव है। सुरेंद्र राजपूत, ऐसे में ये कार्रवाई संभव है ना, संभावित है कार्रवाई, अगर सूची बनाई गई है तो कार्रवाई। मैं जरा सुरेंद्र राजपूत जी को ले आता हूं इसमें, क्योंकि वो भी लखनऊ से आते हैं और लखनऊ का बार बार जिक्र किया जाता है कि भाई लखनऊ के भीतर बहुत अतिक्रमण है, क्यों नहीं लखनऊ को टारगेट किया जाता। आपका क्या एनालिसिस है सुरेंद्र जी? क्योंकि देखिए प्रेम शुक्ला जी तो कह रहे हैं कि भाई कहीं तो शुरू होना था, संभल से शुरू किया, क्या फर्क पड़ता है? अलग तरीके से मत देखिए इसको। साहिल भाई, बड़ा पुराना शेर है कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है और आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है, और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया, और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। मैं आपको एक बात जिम्मेवारी से कहता हूं, खाली लखनऊ की बात नहीं, इस पूरे देश में गांव गांव में, घर घर में, नगर नगर में, शहर शहर में अगर आप अवैध की बात, सूचना और गड्ढे की और तालाब की और पोखर की और खलिहान की और ग्राम समाज की जमीन को की बात आप करेंगे तो निश्चित तौर पर जान लीजिए कि 90% से ज्यादा गांव के मकान और 1948 से पहले के, चाहे धार्मिक स्थान हो और चाहे अधार्मिक स्थान हो और चाहे वो व्यक्तिगत स्थान हो, वो सारे के सारे ऐसी जमीनों पर बने हुए जिनका कोई कागज नहीं है, चाहे वो हिंदुओं के हो और चाहे वो मुसलमानों के हो, चाहे वो सिखों के हो, चाहे वो ईसाइयों के। अब मैं आपको बताऊं, अगर सरकार जिस तरीके से संभल पर कार्रवाई कर रही है, जिन लोगों के पास कागज नहीं है, नहीं दिखा पाएंगे, वो बिल्कुल सच बात है, लेकिन मैं आपको बताता हूं, हर गांव में जाइए, हर कस्बे में जाइए, तालाब को, पोखर को, हर कस्बे और हर गांव में सब, सारे सर्वधर्म के लोगों ने, इसमें हिंदू, मुसलमान, ठाकुर, बामन, बनिया, सब लोगों ने एक साथ कब्जा कर रखा है, जिसका जिस तरफ से तालाब पड़ा। ये मैं आपको बताऊं, जहां पे मुस्लिमों की जनसंख्या ज्यादा है, जैसे संभल, वहां पर बहुतायत में मुसलमानों के मकान मिलेंगे। जहां पर जैसे हमारे यहां सहारनपुर में हमारा गांव है भापसी, वहां पर हमें हिंदुओं के मकान ज्यादा मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये हर गांव की कहानी है, लेकिन संभल को सिर्फ इसलिए टारगेट अगर आपको करना है तो पूरा उत्तर प्रदेश तहस नहस हो जाएगा। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं योगी आदित्यनाथ जी से कि पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश में 90% मकान ढहाने पड़ेंगे आपको। एक बात आप एक काम करें ना, विधानसभा के कागज ले आइए, लोक भवन के कागज ले आइए, लखनऊ में लोक भवन का नक्शा ले आइए, आप ढहाना पड़ जाएगा। अगर हो नक्शा पास तो आप उठा लीजिए, एनेक्सी का नक्शा उठा लीजिए आप। छोटी मोटी बात नहीं कर रहा हूं मैं, बड़ी बड़ी सरकारी इमारतों की बात कर रहा हूं जिन पर हमको नाज है। ये अगर आप काम करेंगे तो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश को थोड़ा क्लैरिटी हम दे दें, आपको खत्म करना पड़ेगा। बहस के लिए मुद्दा ठीक है, बहस के लिए मुद्दा ठीक है, लेकिन फिर भी यहां पर नक्शे का मामला नहीं है। सरकारी जमीन पर कोई अगर मकान बनाकर या धार्मिक स्थल बनाकर बैठा हुआ है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आपको पता है कि सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण बनाने वालों को तो चुनाव भी नहीं लड़ाने दिया जाता, यह भी आपको पता है। कई स्थानीय नगर निगम चुनाव में यह कहा जाता है कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते अगर आपने अतिक्रमण किया हुआ है सरकारी जमीन पर। तो ऐसे में जो कार्रवाई संभल के भीतर बताई जा रही है वो ये कहकर बताई जा रही है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण है, इसके लिए कार्रवाई हो रही है। मैं कह रहा हूं ना कि या तो आप किलो में माप लीजिए या आप लीटर में माप लीजिए। मैं तो कहता हूं जो कार्रवाई संभल में हो रही है, अगर वो कार्रवाई पूरे उत्तर प्रदेश में हो तो 90% ध्वस्त हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 73 जिले कह रहा हूं आपसे, उत्तर प्रदेश के भीतर, उत्तर प्रदेश ध्वस्त हो जाएगा। 73 जिले उत्तर प्रदेश के भीतर, लेकिन सिर्फ संभल के भीतर 495 मामले दर्ज, 500 के करीब कार्रवाई। प्रेम शुक्ला जी, और इसीलिए यह कहा जाता है कि देखिए तस्वीरें अच्छी लगती है, कहीं ना कहीं यह भी कहा जा रहा है कि भाई यूपी सरकार के लिए तस्वीरें दिखाना भी बड़ा अच्छा है कि देखिए हम अवैध मस्जिदों पर कार्रवाई कर रहे हैं। मानो
सारे उत्तर प्रदेश के भीतर जितना भी अतिक्रमण है वो सिर्फ और सिर्फ संभल में हो रहा है, और वो भी सिर्फ मुसलमान कर रहे हैं। ये मामला बनाने की कोशिश, ये आरोप यहां पर विपक्ष लगा रहा है। नहीं, अतिक्रमण जहां भी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अतिक्रमण संभल में हो तो अच्छा है, ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। जहां भी अतिक्रमण है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, नगर की रचना व्यवस्थित होनी चाहिए, सुविकसित होनी चाहिए, और जो है सुनियोजित होनी चाहिए। अगर सुनियोजित रचना है तो और अभी कहा जा रहा है कि लोक भवन का नक्शा नहीं पास है। मुझे तो आश्चर्य है कि इस तरह की बातें भी लोग कर सकते हैं। विधान भवन और लोक भवन का नक्शा ही नहीं पास है, नहीं कुछ भी जो मन में आए बोल के निकल लो। भाई लोक भवन जो है अवैध निर्माण नहीं है, विधान भवन अवैध निर्माण नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब उसको जो है एक अवैध मस्जिद के साथ उसकी तुलना करना, जबरदस्ती जो है कुछ भी आपका मन में आया वो निष्कर्ष निकाल के बोल के चले जाना है। अगर अवैध निर्माण है तो शिकायत विपक्ष के लिए भी तो दिक्कत होती होगी ना सुरेंद्र राजपूत जी, कीजिए विधान भवन की भी, क्योंकि अवैध निर्माण का तो विरोध आप कर नहीं सकते। सरकारी जमीन पर बना हुआ अवैध निर्माण का आपको सपोर्ट नहीं कर सकते। आप वो ढहाया जाता है तो उसका सपोर्ट नहीं कर सकते। नहीं, तो नहीं, मुद्दा मैं क्या ये नहीं बनता है? आपका कहना है कि तोड़ना है तो सबका तोड़ो, मुसलमानों का मत तोड़ो, ये कहने की कोशिश है आपकी? बिल्कुल टारगेटेड किलिंग अच्छी नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि या तो लीटर में तौलिए या आप किलो में तौलिए, और जो मैंने बातें कही मैं सब पर कायम हूं, चाहे विधानसभा पर हूं और चाहे लोक भवन पर हूं, मैं अपनी बात पर कायम हूं। एक बात। दूसरी बात मैं आपसे कहता हूं, मैं आपको जान लीजिए, मैं पूरी जिम्मेवारी से इस बात को कह रहा हूं कि पूरा उत्तर प्रदेश, अगर आप इस तरीके का जो आप काम संभल में दिखावे के लिए कर रहे हैं, मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, मैं पूरा उत्तर प्रदेश का 90% जो भी बसावट का क्षेत्र है, गांवों की, विशेष रूप से गांवों की, वो तहस नहस हो जाएगा पूरा का पूरा। आप करिए, सबका करिए, कोई दिक्कत। आप खलिहान की जमीनों पर भी करिए, ग्राम समाज की जमीनों पर भी करिए, तालाब की जमीनों पर भी करिए। चलिए प्रेम शुक्ला जी, एक वादा कर दीजिए फिर कि उत्तर प्रदेश की सरकार गायब हुए हैं साहिल भाई, बिना जाति धर्म या जगह देखे सारे 40,000 धार्मिक स्थल जो अवैध रूप से बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश के भीतर, सभी को तहस नहस कर देगी। ये वादा भी कर दीजिए ताकि विपक्ष की बोलती बंद हो जाएगी यहां पर। देखिए मैं भी गांव से ही आता हूं, गांव का ही मतदाता हूं। सुल्तानपुर जिले की लम्हुआ तहसील की धनबुकार गांव का मैं निवासी हूं, वहीं का मतदाता हूं। मेरे गांव में 10% भी इस तरह का अतिक्रमण नहीं है। ग्राम समाज की जमीनों पर कब्जा नहीं है, तालाब को कब्जा नहीं किया गया है। 10-1% होगा, कहीं गलती की है लोगों ने, उनको हटाना चाहिए। क्या गलत है उसमें? अतिक्रमण के समर्थन में मेरे मन में जो आएगा मैं कह दूंगा 90% अवैध है। नहीं है अवैध 90%। जो गांव पहले से बसे हैं वो अवैध नहीं कहे जा सकते। नगरों की रचना में नगर पालिका बनने के बाद, अगर नगर पालिका के बनने के बाद किसी ने बिना नक्शा पास कराए मकान बनाया तो गलत है। ग्राम समाज की जमीन पर किसी ने मकान बनाया, गलत है। किसी ने तालाब की जमीन पर मकान बनाया, आपको लगता है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में, मैं सीधा सवाल पूछता हूं आपसे प्रेम शुक्ला जी, हिंदू जो कार्रवाई दिखती है उससे तो ये लगता है कि मुस्लिम, हिंदू हो या मुस्लिम, नहीं, मैं वही पूछ रहा हूं आपसे, क्या आपको लगता है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में ज्यादा अवैध मकान बनाए गए? काशी में है, मुझे नहीं लगता है। सब जगह अवैध मकान है और जहां जहां कार्रवाई हो सकती है वहां होनी चाहिए। ठीक है। हाँ, मुस्लिम बहुल इलाकों में आज भी आपको बता दें सबसे अधिक बिजली चोरी, नहीं आप सुन लीजिए, सबसे अधिक बिजली चोरी, सबसे अधिक कटिया जो है वो मजहब विशेष के लोगों के यहाँ होता है। और वहां बिजली के विभाग के लोग कार्रवाई करने जाते हैं तो उन पर हमले होते हैं। तो अब अगर कल किसी ने कड़ाई शुरू कर दी, अभी स्वयं जो है संभल का सांसद बिजली चोर, संसद का समाजवादी पार्टी का सांसद बिजली चोर पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? अभी संभल में ही पाया गया ना। बिजली चोरी की कार्रवाई अगर ये तो आपके लिए मुश्किल है तो कहें कि जिन्होंने चोरी नहीं की, आपके सांसद उसमें शामिल, और उसके बाद आप फिर बोलेंगे कि भाई मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं, आप मेरे सांसद को NSA लगा दीजिए, UAPA लगा दीजिए, आतंकवादी बना दीजिए, आपकी सरकार है, आपकी हुकूमत है। मुसलमान चाहे एक MP हो, चाहे वो एक आम मजदूर मेहनतकश हो, उसकी जो हालत है उत्तर प्रदेश में पूरा देश देख रहा है। मेरा साहिल जी 2 छोटी बातें कहनी है। अयोध्या जी में आपने जिस तरह से
पुरानी जो विरासत की जितने भी मॉन्यूमेंट्स थे, मंदिरें थी, भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने अपने अहंकार में उसको तोड़वाने का काम किया। जो शराब लगा आपको भारतीय जनता पार्टी को, वो शराब आपको याद होना चाहिए। जो आप वाराणसी में क्योटो के नाम पे पुरानी विरासत की जो हमारी मॉन्यूमेंट्स हैं, वहां की हजारों हजार साल की कलाएं हैं, मंदिरें हैं, भगवान हैं, सड़कों पे पड़े हुए हैं, प्रेम शुक्ला जी उन पे कंबल रखने नहीं जाएंगे। तो ये जो श्राप आपके ऊपर लगने वाला है वाराणसी में, जो आप कर रहे हो ना, और ये जो गरीबों को परेशान कर रहे हो ना। चलिए, एक बात की तो खुशी है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि धर्म के नाम पर कार्रवाई का आरोप नहीं लग रहा है इस पूरे मामले पर। इसका पूरा हिसाब किताब होगा। हाँ। पूरा हिसाब साफ होगा। चलिए, और मेरे नेता माननीय शेख यादव जी, लेकिन फिर भी बड़ा सवाल इस पे यही रहता है आशुतोष जी, जो सवाल मेरा तीसरा सवाल था, उनके साथ न्याय होगा 2027। ठीक है, 2027 का इंतजार हमको भी है, लेकिन उसके बावजूद आशुतोष जी, मेरा तीसरा सवाल जो बड़ा था, और जो ये सवाल मुझे आपके पास और रागी जी के पास, दोनों के पास ले जाना है, कि क्या संभल को सियासत की प्रयोगशाला बनाने का आरोप जो लगाया जा रहा है वो सही है या गलत है, या सचमुच में प्रयोगशाला के तौर पर देखा जा रहा है? क्योंकि नवंबर 2024 के बाद लगातार संभल चर्चा में है, कभी पुलिसी कार्रवाई को लेकर, कभी ईद के दिन जो वहां पर जो बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं उसको लेकर, या कभी इस तरीके के अवैध निर्माण की कार्रवाई को लेकर। साहिल, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि पिछले 1.5 साल में सुप्रीम कोर्ट की 3 बेंचेस ने बुलडोजर को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार को जम के लताड़ लगाई। 3 बार, कम से कम 3 बार 1.5 साल के अंदर। उसमें शुरुआत में जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने तो 25 लाख का इनके ऊपर जुर्माना लगा दिया था। उसके बाद जस्टिस BR गवई और जस्टिस क्या नाम है उनका, एक और जस्टिस विश्वनाथन, उन्होंने जम के लताड़ा लगाई। जस्टिस उज्जवल भुइयां ने तो यहां तक कहा कि दरअसल ये जो प्रॉपर्टी डिमोलिश की जा रही है, ये दरअसल संविधान के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम किया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो चल रही है, उसके ऊपर पिछले 1.5 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट के 3 फैसले हैं। मैं ऑब्जर्वेशन की बात कर ही नहीं रहा हूं। क्या यह महज इत्तेफाक है? महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। दूसरा, हमारी जो परंपरा है, हमारी जो विरासत है, हमारा जो कल्चर, उसमें साफ तौर पर कहा गया कि राजा अपनी संतान में फर्क नहीं कर सकता, और ना न्याय करते समय वो किसी धर्म विशेष के साथ खड़ा हो सकता है। लेकिन जो फिगर्स आप दिखा रहे हैं, उसमें सिर्फ एक ही धर्म के जो मस्जिदें हैं, मजार हैं, उनको डिमोलिश किया जा रहा। हमें अच्छा होता अगर आज तक हमें बताता कि भाई कितने मंदिर भी डिमोलिश किए गए, कितने हिंदुओं के घर डिमोलिश किए, क्या क्या दिखाए पिछले हफ्ते, 10 दिन, 20 दिन के अंदर। क्या उसका कोई फिगर हमारे पास है? उसका कोई फिगर हमारे पास नहीं है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को इस पे बड़ा संतोष मिलता है जब लोग उनको बुलडोजर बाबा के नाम से कहते हैं और जानते हैं। उनकी नकल तो शिवराज सिंह चौहान जैसे लोगों ने भी करने की कोशिश की थी, और महाराष्ट्र की सरकार ने भी करने की कोशिश की थी। मैं उस डिबेट में नहीं जाता हूं, लेकिन डिमोलिशन का भी एक बाकायदा गाइडलाइन जस्टिस पारदीवाला, मनोज मिश्रा ने तय किया था कि आप ऐसे डिमोलिश नहीं कर सकते। पहले आपको सर्वे कराना पड़ेगा, सर्वे करा के आपको स्थापित करना पड़ेगा। तो आज तो मापी हो रही है ना? नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं। नहीं, आज तो मापी सर्वे करा हो रही है ना? आपको नहीं, मेरा सवाल इसी बात को लेकर है कि संभल को एक प्रयोगशाला के तौर पर पेश किया जा रहा है, ऐसा आपको लगता है क्या? मैं उसी एक उदाहरण बनाया जा रहा है, मैं उसी जिस तरीके से अयोध्या बन गया था उस तरीके से। हाँ, क्योंकि सबसे पहले आपको उस इलाके की पैमाइश करानी पड़ेगी, आपको स्थापित करना पड़ेगा कि वो इलाका जो है वो अतिक्रमण है या अतिक्रमित है। उसके बाद जब आपको लगेगा कि हमने सर्वे करा लिया, तो आपको रिटन नोटिस देना पड़ेगा। रिटन नोटिस देने के बाद अगर उस पर ऑब्जेक्शन आएगा तो आपको उसको पूरी हियरिंग करनी पड़ेगी, और जिसका जो भी डिमोलिश किया जाएगा उसके पास अधिकार होगा, वो कोर्ट में जाकर उसको चुनौती दे सकता है। और जो संबंधित अधिकारी होगा उसको बाकायदा समझाना पड़ेगा
ये पूरी प्रक्रिया है। और जब डिमोलिश करेंगे तो उसकी पूरी वीडियोग्राफी कराएंगे और सार्वजनिक तौर पर उसका प्रदर्शन करेंगे कि हमने ये चीजें तो वीडियोग्राफी हो ही रही है, तस्वीरें दिख ही रही है। नहीं, ये अब ये सरकार की तरफ से वीडियोग्राफी की जा रही है या मीडिया वो सब कुछ तो हो ही रहा है। हाँ, मैं जो कहना चाहता हूं कि दरअसल ये सारी की सारी प्रक्रिया जो है वो 2027 के विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार को लगता है कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हो रहा है तो सिर्फ संभल क्यों, मैं नोएडा में रहता हूं, आके देख लीजिए कौन कौन से धार्मिक स्थल जो है और कौन कौन से धर्मों के लोगों ने यहां जबरदस्ती कब्जा, बीच सड़क में धर्म स्थल बने, बीच सड़क पे। आज तक डिमोलिश किया क्या उसको? दिल्ली के अंदर बीच सड़क के अंदर दोनों धर्मों के लोगों ने वहां पे अपने अपने धार्मिक स्थल बना रखे हैं। डिमोलिश हुआ क्या वो? मैं तो जानता हूं, उत्तर प्रदेश का हूं, मैं तो नोएडा का रहने वाला हूं, जिंदगी में मैं उत्तर प्रदेश में रहा हूं, मैं जानता हूं अच्छी तरीके से। कोई ऐसा धर्म के लोग नहीं जिन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर। मैं जहां रहता हूं वहां से करीब 500 मीटर की दूरी पर बीच सड़क में वहां पे एक धर्म स्थल ने, मैं नाम नहीं ले रहा हूं जानबूझ के, एक धर्म स्थल ने बाकायदा कब्जा कर रखा और सड़क वहां पे आके छोटी हो जाती है। डिमोलिश किया क्या उसको? तो ये नहीं हो सकता ना कि आप संभल के किसी एक इलाके में एक धर्म लेकिन उसके बावजूद आशुतोष जब ये आरोप आप लगा रहे हैं तब ये बात का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा ना कि संभल के भीतर जो कार्रवाई हो रही है वो उत्तर प्रदेश का जो राजस्व कानून है उसके धारा 67 के तहत जो ग्राम सभा की जमीन है, जो सरकारी जमीन है, उसको हटाने की कोशिश हो रही है। आपको साबित करना लेकिन क्या पड़ेगा। आपको लगता है कि सिर्फ संभल के भीतर कार्रवाई? साहिल, मैं फिर कह रहा हूं, सिर्फ अदालत, सिर्फ अधिकारी के कह देने पे, प्रशासन के कह देने से ये जमीन ग्राम सभा की जमीन है या सरकारी जमीन, उससे काम नहीं चलेगा। आपको साबित करना पड़ेगा इसको। संगीत रागी और जिसका और जो भी इस पे कब्जा, कानून व्यवस्था, आप कब्जा कर रहे हैं उनको आप कानून व्यवस्था अवैध निर्माण के लिए एक उदाहरण बनाने की कोशिश है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। हम कई बार इस पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन बार बार चर्चा यहीं पर आकर रुक जाती है कि विशेष धर्म के लोगों पर कार्रवाई की जा रही है और वो भी संभल के भीतर, ताकि पूरे उत्तर प्रदेश में उसका मैसेज जा सके। साहिल, सबसे पहले तो सुरेंद्र राजपूत जी ने अपनी सरकार का, केंद्रीय सरकार का और अपने राज्य सरकार का एक प्रकार से हिसाब दे दिया है और ये अपना रिपोर्ट कार्ड ये कहा कि हम तो घुसपैठिए बसा देंगे, हम तो इलीगल कंस्ट्रक्शन करा देंगे। अब आपको इलीगल कंस्ट्रक्शन और लीगल कंस्ट्रक्शन इसके बीच में भेद करके आपको नहीं देखना चाहिए। वो जहां बस गए हैं उनको रहने दीजिए। और इस देश का 90% उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर जो है वो गलत ही है। मुझे नहीं मालूम है कि उनके पास 90% का आंकड़ा कहाँ से आया है। दूसरा तर्क ये कि भाई एक ही पर क्यों, एक चोर यदि पकड़ा जाता है तो ये कल जाकर के ये तर्क नहीं दे सकता है कि दूसरे चोर को भी पकड़ करके पहले बंदर कीजिए, उसके बाद हमको न्यायाधीश महोदय, हमको उसके बाद ही आप दंडित करने का प्रावधान कीजिए, दंड मुझे उसके बाद ही दीजिए। तीसरा बात, मैं कई बार देखता हूं कि व्यक्तिगत जीवन में हमारे जज हों, चाहे प्रोफेसर हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अपनी 1 इंच जमीन चली जाए, 1 इंच जमीन चली जाए तो पता नहीं कितने पुरखों तक वो लड़ाई लड़ते हैं। और कोर्ट का तो माशाअल्लाह, सिविल सूट के मामला में तो 4 पीढ़ियां खप जाती हैं, उनके ब्याह फट जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस तो कभी नहीं आया कि भाई हाँ 2 साल के अंदर ये सिविल सूट या 1 साल के अंदर सिविल सूट हो जाए, खत्म हो जाना चाहिए। लोगों की 4-4 पीढ़ियां मर जाती है, खप जाती है, जमीन जायदाद बिक जाते हैं। और ये लोग जो हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये प्रोसेस कीजिए, इसमें कहां है, इसमें कौन किसको विरोध है? किसी का विरोध नहीं है। अपने घर में जरा इतना ही उदार बन के ये जजेस लोग भी जरा बात करें ना, अपने उदार बन करके ये पत्रकार लोग भी बात करें ना। अपने ये लोग जो हैं अपने घरों का एक कमरा कोई कब्जा कर ले तो उसके लिए गोली चला देंगे, सारी नैतिकता अनैतिकता की सारी मर्यादाएं तोड़ देंगे। लेकिन सरकार की जमीन, अरे रामलला के बारे में तो क्या कहा नहीं जाता था, अरे वहां पर हॉस्पिटल बना दीजिए ना, कोई बड़ा चीज और चीज बना दीजिए ना। वाह रे वाह, अपने घर की एक जमीन जाए तो उसके लिए कोर्ट में दफने और गोली चला दो। लेकिन रामलला की जमीन पर क्या कांग्रेस पार्टी और बाकी दलों का, अरे यहां पर एक ये चीज बना दीजिए, विश्वविद्यालय बना दीजिए, विश्वविद्यालय भी बनेगा लेकिन राम मंदिर भी बनेगा। ये जवाब देना चाह रहे हैं। 10 सेकंड हाँ 10 सेकंड फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आशुतोष को भी जवाब देना। 10 सेकंड
अपनी बात खत्म कर दूं। ये तर्क नहीं दिया जा सकता है कि यहां पर आज काशी के अंदर दाल मंडी में भी बुलडोजर चले हैं, लेकिन किन के खिलाफ चले हैं? जिन्होंने सरकारी जमीन का अवैध अतिक्रमण कर करके वहां पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना लिया है। ये टूटना नहीं चाहिए क्या? अब आप कह सकते हैं कि बाकी दूसरे गली मोहल्लों में क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल ये आपकी बात जायज है, आप बिल्कुल टूटना चाहिए। अवैध निर्माणों पर कार्रवाई सही तरीके से होनी चाहिए, आप लेकर के, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल तब उठना शुरू होता है। संगीत रागी 10 सेकंड साहिल नहीं सवाल उठना चाहिए। ये साहिल इसलिए सवाल उठा रहा है क्योंकि इन्हें मुल्लों की वोट चाहिए। मुल्ले कल जाकर के पोलराइज कैसे करेंगे जब वो कहने करेंगे हमारी मस्जिदें टूटेंगी? आपने देखा नहीं कि किस आधार पर दंगे करने के लिए पोलराइज करने के लिए संभल में कार्रवाई है कि भाई पोलराइज करने के लिए संभल में कार्रवाई है। मस्जिद तो नहीं तोड़ी जा रही थी, मस्जिद चलिए मस्जिद तो नहीं तोड़ी जा रही थी लेकिन दिल्ली में संगीत रागी जी सवाल तो ये उठेगा ना, 2017 से वहां पर आपकी सरकार चल रही है, यही तो लेकिन कार्रवाई तब शुरू होती है जब 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे जून महीने के भीतर आते हैं। जिन सीटों पर जीतने का दावा किया जा रहा था वो सीटें हारकर वहां पर समाजवादी पार्टी नंबर 1 की पार्टी बन जाती है। नवंबर महीने में अचानक वहां पर यह मुद्दा उठने शुरू हो जाता है कि वहां की मस्जिद के भीतर एक सर्वे होना चाहिए, और जब वो सर्वे करने के लिए अदालत के आदेश के बाद लोग पहुंचते हैं अचानक, उसके बाद जो दंगे होते हैं, उसके बाद लगातार संभल के भीतर अगर अतिक्रमण की कार्रवाई होती है, तो अगर कोई ये सवाल उठाए कि भाई संभल को क्या प्रयोगशाला बनाने की कोशिश है, तो क्या वो गलत होगा? संगीत रागी जल्दी से जवाब, उसके बाद आशुतोष भी जवाब देंगे। चलिए। संभल को तो इस्लामिक जिहाद का प्रयोगशाला पहले ही बनाया जा चुका है। वहां पर 22,000 की आबादी थी, आज 2 लाख की आबादी हो गई है। वहां से सारे हिंदू पलायन करके भाग चुके हैं। 22% के आसपास वहां पर हिंदू रह गए हैं। इसकी ये कौन किसको पता नहीं है? देश में ऐसे कितने शहर है कि जहां पर 22,000 की आबादी 10 लाख तक पहुंच चुकी है? उनको शरीर को नीचे गाड़ दिया गया था। नहीं सुनिए ना मार करके संभल के अंदर तो मंदिर को तोड़ करके उसका नस्तेनाबूद तो खत्म कर दिया ना। ये और कहीं तो हुआ नहीं था, संभल ही प्रयोगशाला बनी थी ना। ठीक है, तो स्वाभाविक है कि वहां पर कंसंट्रेशन। संगीत रागी कह रहे हैं कि प्रयोगशाला तो उल्टी थी, उसे डिमोलिश किया जा रहा है, प्रयोगशाला को डिमोलिश किया जा रहा है। आशुतोष चलिए। आशुतोष देखिए, वोट तो संगीत रागी को भी चाहिए, वोट तो योगी आदित्यनाथ को भी चाहिए। वो हिंदुओं का वोट लेना चाहते हैं, तभी तो ये सब हो रहा है ना। उनको मालूम है कि इस बार हिंदुओं का वोट शायद ना मिले, क्योंकि 2024 में जिस तरीके से हुआ। महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि अब आज की तारीख में संगीत रागी जी कह रहे हैं, अरे सुन लीजिए भाई, मैंने आपको बीच में टोका नहीं। संगीत रागी जी कह रहे हैं कि जज जुडिशरी सबको इन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया। बहुत अच्छा किया आपने, क्या बहुत अच्छा किया आपने कटघरे में खड़ा कर दिया। मैं आपकी सराहना करता हूं इस बात को लेकर। क्या स्टेट गवर्नमेंट, क्या सरकार गैर जिम्मेदार तरीके से बिहेव कर सकती है अपनी वोट बैंक के लिए? महत्वपूर्ण सवाल यह है। और इसीलिए मैंने कहा, अगर आपको हिंदू परंपरा में यकीन है तो जाके पढ़िए। राजा अपनी प्रजा में भेद नहीं कर सकता, राजा अपनी प्रजा में भेद नहीं कर सकता। वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति का हो। और उत्तर प्रदेश के अंदर निर्वाह नहीं किया जा सकता। अरे चौहान को जिहादियों ने कैसे किया? आप लोग तो हिंदू धर्म, हिंदू परंपरा, अरे आप लोग तो हिंदू धर्म में भी लोगों को अलग करके रखे हुए थे। हिंदू धर्म में भी आप जैसे लोग और आपका संगठन हिंदू धर्म के 60%, 70% लोगों को मतलब जबान रखा था। है ना आपको याद है ना? आपको याद दिलाना पड़ेगा, आपको याद दिलाना पड़ेगा। जब भी हम संभल पर डिबेट करते हैं, तो वो इसी शोरगुल में खत्म होती है। कहीं ना कहीं 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के पहले संभल को लेकर लगातार चर्चा बनी रहे, इसकी कोशिश तो नहीं हो रही। ये सवाल अब भी रहता है। अवैध निर्माणों पर कार्रवाई जरूरी है, ये सभी को लगता है, लेकिन क्या टारगेटेड कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर भी सवाल पूछना लाजमी है। देखिए, ये डिबेट इसी तरीके से चलता रहेगा। सुरेंद्र राजपूत जी, जल्दी से आपका एक जवाब चाहिए मुझे, 10 सेकंड आपके पास है क्योंकि मेरा समय खत्म हो रहा है।
क्योंकि बहुत आपका शुक्रिया नाम लिया गया था सर। उत्तर प्रदेश में 1 लाख गांव में 1 लाख तालाब गायब है उत्तर प्रदेश में। ये मेरी रिपोर्ट नहीं, आपकी रिपोर्ट है। और अगर इनको अतिक्रमण मुल्लों से ही हटवाना है ना, तो एक बार पीओके में हटवा लेते। हमारी जब सेना ऑपरेशन सिंदूर में थी, उन मुल्लों से नहीं हटवा पाएंगे। पाकिस्तानी मुल्ले तो इनके क्या नाम रिश्तेदार लगते हैं। संगीत रागी, हिंदुस्तानी मुल्लों को जरूर ये लोग बात करेंगे। कारण क्या है कि संगीत रागी की बात करेंगे। ये जो संगीत रागी टाइप के लोग हैं, ये मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। मानसिक रूप से विक्षिप्त हो। जैसे मैंने कहा, जब भी संभल पे डिबेट होगी, संभल पे दंगल होगी, तब इसी तरीके से शोरगुल भी वहां पर होगा। लेकिन क्या संभल की कार्रवाई उत्तर प्रदेश के भीतर भी दिखाई देगी? क्या संभल में हो रही कार्रवाई उन 40,000 धार्मिक स्थलों पर भी दिखाई देगी? क्या संभल में होने वाली कार्रवाई उन बाकी जगहों पर भी दिखाई देगी जहां पर 4500 करोड़ रुपए की बिजली चोरी हो रही है पूरे उत्तर प्रदेश के भीतर? इसका भी हमें इंतजार होगा। और उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले संभल में जो हो रहा है, उस पर बार बार चर्चा भी होगी। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल